एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक और नया चैप्टर। तो आज जो हम करने जा रहे हैं सॉरी भाई, एक छोटी सी गलती हो गई। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 है, ठीक है। हाँ जी, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है जो हम डाल रहे हैं। इसका आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। उसके बाद लिखा थ्योरी इन एक्शन, ठीक है। ये जो सीरीज बनाई जा रही है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 की, ये सीरीज एसओएल के, रेगुलर के और एनसीईआरटी के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है भाई। दिसंबर में जिनके भी एग्जाम आ रहे हैं, ये सीरीज द बेस्ट सीरीज होने वाली है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2। अगर आप किसी भी सेमेस्टर से हो, आपका कोर्स जीई है, मिल है या डीएससी है, भैया अगर आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 है तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट है, बस याद रखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 को शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, किसी को इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं तो नोट्स रेडी हो चुके हैं। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ दे रखा है, इस नंबर पे जाके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा 120 130 वो भी आप पे करके बाय कर सकते हो, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, ऑल चैप्टर होंगे और बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, नोट्स बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी चीजें वहां भी है। तो चलिए जी, अब यहाँ पे जो भी बच्चा देख रहा है वो इस जगह कमेंट सेक्शन में टाइम फ्रेम डाल देना कि अब चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी इन एक्शन। भाई सुनो, एक कंज्यूमर कैसा सोचता है, एक प्रोड्यूसर कैसा सोचता है, हम इस चैप्टर में अब रिवीजन करेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे कंज्यूमर थ्योरी, देन हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर थ्योरी। भाई सुनो, कंज्यूमर का सोचना कैसा होता है। कंज्यूमर ये सोचता है ना, हमेशा, हमने पिछले चैप्टर में डिमांड सप्लाई बहुत पढ़ा है, हम उसमें हमेशा पढ़ते हुए हैं कि जब भी प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर अपनी डिमांड को बढ़ा देगा, ठीक है। जब भी प्राइस बढ़ा रहेगा तो कंज्यूमर डिमांड को कम कर देगा, हम ये पढ़ते हैं। तो और इसी जगह अगर हम प्रोड्यूसर की थ्योरी पढ़ें तो प्रोड्यूसर कहता है कि जब प्राइस बढ़ा होगा तो मैं ज्यादा बेचूंगा और ज्यादा बेचूंगा, जब प्राइस कम रहेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बेचूंगा, मैं कम बेचूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉस्ट चेंज। जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की थ्योरी है ना, उसमें कॉस्ट चेंज जैसे ही होता है तो किसी भी इंडस्ट्री में कॉस्ट चेंज का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कॉस्ट चेंज, जब भी कीमत जो है कीमत स्थानांतरण होने की वजह से, कॉस्ट में चेंज आने की वजह से क्या प्रभाव पड़ता है एक फर्म पे, एक इंडस्ट्री पे, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑफ फर्म यूजेस। सबसे पहला चेंज आता है, सर आपके जो प्रोडक्ट्स है ना उनके प्राइसेस चेंज हो जाएंगे, उसकी वजह से आपके यूजेस इफेक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे समझाते हैं, देखो, आप एक कंपनी है, आप एक रेस्टोरेंट हो, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, आपके रेस्टोरेंट में हजारों फैमिलीज आती है, खाना खा के जाती है और आपको रेटिंग करती है, ठीक है। आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या चीजें बनता है, आपके रेस्टोरेंट में वीट का बहुत इस्तेमाल होता है, वीट की आप रोटियां बनाते हो, उसी वीट से आप ब्रेड बनाते हो, उसी वीट से आप और भी दलिया वगैरह बनाते हो, उसी गेहूं के इस्तेमाल से और भी बहुत सारी चीजें बनती है, सब्जियों में भी कहीं कहीं गेहूं का यूज होता है, तो आप वीट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हो। चेंज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि प्रोडक्ट की कॉस्ट की वजह से जब आपके फर्म में जो भी चीजें यूज हो रही हैं उनमें चेंज आने लगे, वो इफेक्ट करता है आपका कॉस्ट चेंज। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि आपके होटल में या आपके रेस्टोरेंट में वीट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। किसका होता है, ये गेहूं का। जब आपको पता है आपके हर खाने में वीट लग रहा है, सारी चीजों में वीट का यूज हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि वीट की जो प्राइसिंग है ना वो चेंज होने वाली है, वीट की जो डिमांड है ना वो बढ़ने वाली है। और जब वीट की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो जब एक सप्लायर सोचता है तो वो क्या सोचता है कि जब मैं सप्लाई बढ़ाऊं तो मेरे को उसका प्रॉफिट कैसा हो, या ज्यादा हो, ज्यादा ही पैसे मिलेंगे, तभी एक प्रोड्यूसर या एक सप्लायर जो होगा उसको बेचना चाहेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट चेंज कैसे होती है, इफेक्ट कैसे होती है, यहाँ पर सप्लाई कर्व खिसकता है, किस साइड को, राइट साइड को शिफ्ट हो जाता है। चलो आपको बना के दिखाता हूं, देखो भाई, ये एक सप्लाई कर्व है, ठीक है। जब भी आपकी चीजों की डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका जो कर्व है वो कहां हो जाएगा, ये प्राइस बढ़ गया,
और ये बढ़ गई क्वांटिटी। तो प्राइस जो P1 है और जो क्वांटिटी Q1 है, तो आपका सप्लायर क्या चाहेगा कि मैं इतनी क्वांटिटी बेचूं भाई, इतने प्राइस पे इतने माल को सेल आउट करूं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लिखा है चेंज इन टेक्नोलॉजीज। जब आपके टेक्नोलॉजी में चेंज होगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, चेंज क्या होगा कॉस्टिंग में, फर्म में क्या चेंज होगा। भाई देखो, दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है चीप, एक होती है रेयर, ठीक है। रेयर मतलब होती है बेस्ट टेक्नोलॉजी। जब आप किसी भी घटिया तरीके की टेक्नोलॉजी, मतलब कि बैड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन, जब आप चीप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो तो आप 10-12 मशीनरी एक साथ लगा लोगे। जब आप 10-12 मशीनरी एक साथ लगा लोगे तो आप 10-12 के हिसाब से प्रोडक्शन को भी बढ़ा दोगे। तो जब भी आप चीप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, उससे आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, आपकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है, प्राइस जो है वो कम पे, ठीक है, प्राइस कम पे, ठीक है। हर कोई यही चाहता है कम प्राइस पे मैं ज्यादा उपयोग करूं, ठीक है। दूसरा, अगर आपकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एडवांस हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, कॉस्टली। जब भी टेक्नोलॉजी को कॉस्टली कर दिया जाता है तो यहाँ पर हम देखते हैं रॉ मटेरियल जो आ रहा है ना, जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हुई, रॉ मटेरियल हम ला रहे हैं, तो हम बहुत कम लेवल पे, एक लिमिटेड लेवल पे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उनकी अगर मैं पूरी फुल यूटिलाइजेशन भी करूँ ना, अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज भी करूं, तब भी एक मिनिमम पॉइंट पे ही मैं सेल आउट कर पाऊंगा और अपने डिमांड को पूरा कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। आप सप्लाई ज्यादा लोगों को नहीं कर पाओगे, चाहे वो प्राइस आपको कितना ही देने को तैयार हो। आपकी एक एक्सेप्शन बन जाएगी कि आपका जो रिसोर्सेज है, जो आपकी मशीन है, वो लिमिटेड ही चलेगी, क्योंकि आपने कॉस्टली मशीनरी खरीद लिया। चीप खरीदते तो ज्यादा आती मशीनरी, 3-4 मशीनरी लगा के प्लांट और अच्छा खासा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तब ये इफेक्ट होता है, ठीक है। और जब आपकी टेक्नोलॉजी बैड होगी तो आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, सप्लाई कर्व राइट वर्ड जाएगा, अदरवाइज आपका लेफ्ट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चेंज इन टैक्स पेड बाय फर्म्स। जो फर्म है ना, वो क्या करती है, बहुत सारे लोगों से टैक्सेस पे करवाती है, ठीक है। टैक्सेस किस लिए काम आते हैं सर, अपने टैक्सेस वाली बुक पढ़ाएंगे ना, उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है चेंज इन टैक्सेस पेड बाय फर्म। जो फर्म टैक्स पे करती है उसकी वजह से भी कॉस्ट इफेक्ट होता है। काफी सारी फर्म ऐसी है सर जो आयरन इस्तेमाल करती है। आयरन क्या होता है, आयरन होता है लोहा, ठीक है। उसके बाद स्टील, सीमेंट और कार, पेट्रोलियम एटसेट्रा, ऐसी जैसी कंपनी, जो ये कंपनियों के मैंने नाम लिखे हैं, इन कंपनियों में इस्तेमाल होता है बहुत सारा हाई रॉ मटेरियल प्रोडक्टिविटी इक्विपमेंट, ठीक है। और इसी वजह से इनके जो टैक्सेस होते हैं वो ज्यादा भरने पड़ते हैं इनको, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, और गवर्नमेंट को टैक्सेस वगैरह पे करना। क्योंकि अभी जो लोकसभा हुई थी उसमें अभी जो हमारे प्रेसिडेंट थी, उन्होंने एक बजट पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी कंपनियां कमा रही है वो टैक्स पे करेगा। अगर आप अर्निंग कर रहे हो, आप किसी चीज से कमा रहे हो, तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन, ज्यादा नहीं, 2 या 1% पोर्शन आप गवर्नमेंट को दोगे। किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए जी, ठीक है। तो जो कंपनियां ऐसी है जो कमा रही है अच्छा खासा, वो टैक्सेस पे करती है, ठीक है। इसकी वजह से चेंज आता है। अगला पॉइंट है चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू नेचर और वेदर। नेचर और वेदर की वजह से भी आपके कॉस्ट में चेंज आता है किसी भी फर्म या इंडस्ट्री में। कैसे चेंज आते हैं, देखो, अगर मान लो आप दिल्ली में हो, आपको पता है दिल्ली की सर्दी कितनी मशहूर है, ठीक है। मान लो कोई भी एक ऐसा सामान आ रहा है जो सर्दी में खराब हो जाता है, जैसे ज्यादा ठंडी जगह पर उसको रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, उसको गर्म जगह चाहिए, ठीक है। अब आपने मान लो लद्दाख से या किसी दुबई जैसे शहर से कोई सामान मंगा लिया जो कि काफी गर्म जगह पे रहता है, ठीक है, राजस्थान वगैरह जैसे जगह से आपने कोई सामान मंगा लिया दिल्ली में। अब दिल्ली में हो रही है ठंडियां, फॉग, इतना ज्यादा जाड़ा पड़ रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे जो भी चीज आप मंगा रहे हो वो खराब हो जा रही है। अब आप उसकी शिपमेंट ऐसी जगह करवाओगे जहां पर का एरिया गर्म हो, उसके लिए आप एक अदर वेयर हाउस मंगाओगे, या फिर बोल सकते हैं आप शिपमेंट के टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि आपका जहाज जो है वो पानी में तैर नहीं पा रहा, मौसम इतना खराब है, बारिश का सीजन चल रहा है, बाढ़ आ रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाना है, तब इस जगह आपको एक फर्दर रेस्क्यू टीम रखनी पड़ेगी और भी बहुत सारे अवेटर वगैरह लगाने पड़ेंगे। अवेटर मतलब होता है कि आपको प्लेन के जरिए शिपिंग करानी पड़ेगी एक जगह से दूसरी जगह। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, नेचर और वेदर की वजह से। आपकी कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो एक नेचर और वेदर की वजह से आ रहा है। आपकी जो कॉस्ट है उसको कौन इफेक्ट कर रहा है, एक नेचर एक वेदर इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कंपैरेटिव स्टैटिक्स। कंपैरेटिव स्टैटिक्स, तो ये कहता है कि ना
नेचर को जो इफेक्ट करती है और जो अपने फर्म को इफेक्ट करती है ना, वो दो तरह की पावर होती है। पहली होती है सर लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स, लॉन्ग रन रिस्पॉन्स, और दूसरा आता है शॉर्ट रन रिस्पॉन्स। दो तरह की पावर होती है जो हमारे बिजनेस में इफेक्ट करती है। लॉन्ग रन का मतलब होता है जहां पे आपको कोई बिजनेस लंबे समय तक चलाना है। यहाँ पे मार्केट का जो एंट्री है ना वो बिल्कुल फ्री होता है और एग्जिट जो होता है बिल्कुल फ्री होता है। इस मार्केट में, लॉन्ग रन मार्केट में, कोई भी इजीली आ सकता है, मुंह उठा के अपना बिजनेस डाल सकता है और बिजनेस को रन कर सकता है, चला सकता है। ठीक है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो एक तरह से एबनॉर्मल प्रॉफिट, हाई प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाता है। ठीक है, इसका जो एक तरह का ग्राफ बनाते हैं लॉन्ग रन का, वो एक तरह का इस तरह से कह सकते हो कि जो लॉन्ग रन का ग्राफ है वो लॉन्ग रन टाइम पे सारे जो फैक्टर्स है ना इसके, वो वेरिएबल होते हैं। मतलब कि आपको लंबे समय तक अगर काम करना है तो आपके जो फैक्टर्स है सर, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीनरी, प्लांट, आप इनको चेंज कर सकते हो। इन फैक्टर्स को वेरिएबल फैक्टर बोला जाता है लॉन्ग टाइम के पीरियड में। ठीक है, और जब आप इसको चेंज कर सकते हो तो आपको पता है आपका फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। आपका जो डिमांड कर्व है वो अपना प्रोडक्शन करता रहेगा, तो प्रॉफिट कैसा होगा लॉन्ग रन में, मैक्सिमाइज होगा। सेकंड आता है शॉर्ट रन रिस्पॉन्स। क्या होता है सर? शॉर्ट रन रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपको कुछ चीजों की लिमिट होती है कि आप शॉर्ट रन में अपनी ना लैंड को चेंज नहीं कर सकते, मशीनों को नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ लेबर बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते चेंज? देखो भाई, आपको मान लो काम करना है 3 महीने के लिए, किसी भी कंपनी में काम करना है 3 महीने के लिए, या फिर 3 महीने के लिए आप बिजनेस डालना चाहते हो। क्या 3 महीने के लिए कोई बिजनेस डालता है? कभी नहीं ना। कम से कम 30 साल, 40 साल, 300 साल ये मान के चलते हैं लंबे समय तक बिजनेस चलेगा। बट मान लो आप निकले फुद्दू, महाफुद्दू निकले, आपने 3 महीने के लिए सिर्फ बिजनेस डाला, आपने ले ली 3 करोड़ की मशीनरी, 3 करोड़ की मशीन ले ली। अब क्या आपको वो जो जगह है ना जहां आपने बिजनेस डाला है, वहां पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मुर्गा काटते हैं, मीट काटते हैं, आपको पंडित, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको ना वहां से इतनी दिक्कत है कि आप वहां से अपनी जगह चेंज करना चाहते हो, तो आप अपनी 3 करोड़ की मशीनरी का सेटअप वहां पे से हटा के कहीं और लगाओगे। वो भी आप तब लगाने की सोच रहे हो जब आपके पास एक प्रोडक्शन का एक ऑर्डर आया हुआ है कि हमको इतनी यूनिट्स बना के 2 महीने में देनी है। पहले शॉर्ट टर्म है, इतना कम टाइम है, इसमें आप अपने फैक्टर्स को चेंज नहीं कर पाओगे सर। फिर तो आप लैंड वगैरह चेंज नहीं कर सकते। आप क्या चेंज कर सकते हो? आप लेबर चेंज कर सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपका फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट नहीं होता सर, इसमें रिस्की हो जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए शॉर्ट टर्म में कोई एंट्री करता ही नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो इसका जो मार्केट कर्व है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगला पॉइंट है चेंज इन इनपुट प्राइसेस। भाई देखो, इनपुट प्राइसेस, यहाँ पे मैंने 2 डिमांड कर्व बनाए हुए हैं, 2 कर्व आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो पहला कर्व है इसको हम कह सकते हैं ये एक सिंगल फर्म के लिए, मतलब इंडिविजुअल, ये बोल सकते हो एक सिंगल फर्म के लिए। ये वाला जो है ये मार्केट के लिए, किसके लिए? मार्केट के लिए। ठीक है, ये मार्केट स्ट्रक्चर है, ये सिंगल या इंडिविजुअल फर्म के लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, चेंजिंग इनपुट प्राइसेस। जब इनपुट के प्राइसेस में चेंज आता है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट पड़ता है हमारी डिमांड सप्लाई पे, वो समझते हैं। आपका डिमांड कर्व पहले यहाँ पे था, ठीक है, आप इतनी डिमांड करते थे, लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, ये आप सप्लाई कर रहे हो। जब आपके इनपुट चेंज होंगे, आपके फैक्टर्स चेंज होंगे, तब आपकी डिमांड या तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे और डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, आप प्राइसेस बढ़ा दोगे, डिमांड कम करोगे, क्योंकि आप सप्लाई नहीं कर पा रहे, जिस वजह से लोगों की मांग कम हो जाएगी। या फिर आप P2 पे आ जाओगे। P2 का मतलब है जहां पे आपने प्राइस कम कर दिया, डिमांड ज्यादा कर दी। ठीक है, तो ये किसकी वजह से चेंज होगा सर? ये इनपुट की वजह से चेंज होंगे, इनपुट प्राइसेस की वजह से चेंज होंगे। ठीक है, ये होता है जब हमारा इंडिविजुअल फर्म होता है, जहां पे हमारी सप्लाई पहले S1 होती है, S2 होती है, S3 होती है। ठीक है, प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो राइट वर्ड जाएगा, हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड जाएगा। प्राइसेस जब ज्यादा होंगे तो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, सप्लाई कर्व, वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, जहां पे हम मार्केट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। ठीक है, इनका जो नॉर्मल डायग्राम है वो इस तरह से बनता है। इनका एक तो प्राइस P1 है और एक प्राइस P है, जो कि मैंने यहाँ पे P पुराना प्राइस लिया, P1 नया प्राइस लिया। ये जो हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन आप कह सकते हो, ये है हमारी एक तरह से डिमांड, या बोल सकते हो हम इतनी क्वांटिटी को बेचने वाले। ये क्वांटिटी शो कर रही है, प्राइस शो कर रहा है। जब मेरा प्राइस P था तो मैं इतनी क्वांटिटी सेल कर रहा था। अब मेरा प्राइस P1 हो गया तो भी मैं इतनी ही क्वांटिटी सेल कर रहा हूं। क्यों सेल कर रहा हूं? क्योंकि आपको इसमें एक लाइन दिख रही है, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कर्व, MC। ठीक है,
एमसी मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो होती है आपकी एक्चुअल कॉस्ट। फिर एक और कॉस्ट होती है जिसके ऊपर आता है एसी, एमसी एसी, ठीक है। देखो भाई एमसी एसी जहां पे बराबर होंगे ना, हम उस प्राइस को फिक्स कर देते हैं कि मार्केट में हम उस जगह पे उस पॉइंट पे सेल करेंगे जहां पे एमसी और एसी काट रही है, ठीक है, या एटीसी काट रही है, हम उस जगह पे बोलते हैं कि हम इस जगह पे इक्विलिब्रियम मान के इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी को बेचेंगे। जब आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम आ रहा है, आपका मार्जिनल कॉस्ट कम है और आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो ज्यादा लग रहा है, तो आपको लॉस होगा। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप जो है एक डायग्राम ऐसे जैसे खींचोगे, यहां मार्जिनल कॉस्ट से ऐसे क्लिक करता हुआ नीचे, ठीक है। आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी जब आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। कम है तो कम हो जाएगा, वरना इंक्रीज हो जाएगा, तो आपकी क्वांटिटी यहां से ऊपर चली जाएगी। और आप इतना सप्लाई कर रहे थे, अब आप उसको सप्लाई को बढ़ा दोगे, ये सप्लाई आप और ज्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है। समझ आ गया? ये होता हमारा चेंज इन इनपुट प्राइस। जब इंडिविजुअल होगा तो ऐसा, जब मार्केट होगा तो आपको इस तरह से अपना कर्व बनाना है, इस तरह से आपको अपनी सप्लाई को शो करना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। भाई देखो चेंज इन टेक्नोलॉजी बुक का अगला पॉइंट है। चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब होता है जब हम अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हो हम बेस्ट क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट में, तब हमारी सप्लाई जो है खिसक जाएगी राइट साइड। अगर मैं मान लो इस मार्कर की क्वालिटी बढ़ा दूं, बहुत ही प्यारा मार्कर दे रहा हूं, इस मार्कर में से ना आपको ब्लूटूथ दे दिया, मैंने गाने सुन सकते हो, आपका व्हाट्सअप चला दिया, इसमें से आप व्हाट्सअप चला सकते हो, बहुत सारे 3-4 एडवांस फीचर दे दिए, तब आप इस मार्कर की सप्लाई बढ़ा दोगे क्योंकि लोगों की डिमांड ज्यादा आने लगेगी, लोगों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब आपकी प्राइस में चेंज होगा, जब आपकी टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, टेक्नोलॉजी में चेंज होते ही जो आपकी सप्लाई एस से कहां आ जाएगी, S1 पे आ जाएगी, ठीक है। और इसका इन्वर्स हो जाएगा जब आपकी टेक्नोलॉजी जो है बैड होगी, खराब होगी, तो आपकी सप्लाई खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोगों की मतलब की इच्छा कम हो जाएगी कि भाई हमको नहीं बनानी, हमको नहीं करनी चीजें, हमको लेनी नहीं है, ठीक है। लोगों के अंदर 10 कमियां निकलेगी कि भाई आप ये चीज दे रहे हो, ये चीज गलत है, इस चीज के अंदर ये बैड चीज है, ठीक है, ये हमें अपडेट पसंद नहीं आ रहा, कुछ और लाओ, नया लाओ। तो लोगों को क्या चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए। सर जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी उतना ज्यादा वो राइट वेट जाएगा, अदरवाइज आपका प्रॉफिट कम होगा और आपका सप्लाई कर्व जो है लेफ्ट और खिसक जाएगा, मतलब यहां से इस तरफ आ जाएगा, यहाँ एक और सप्लाई कर्व बन जाएगा, ठीक है। और फिर जो सप्लाई कर्व बनेगा तो इस जगह पे आपका प्राइस और ये आपकी क्वांटिटी कहलाएगा, और ये आएगा सप्लाई कर्व 2, और यहाँ पे आपका प्राइस तय हो जाएगा, ये आपकी क्वांटिटी तय हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका चेंज इन टेक्नोलॉजी। इसका इन्वर्स कर लेना, अगर आपको बढ़ानी है तो इस साइड, कम करनी है तो लेफ्ट साइड मूव कर लेना। बस ये है आपका चैप्टर। और इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट रह गया, वो मैं आपको लिखवाता हूँ, पहले आप इसको उतार लो या भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ एवरेज रखता है चैप्टर, तो आप इसको उतार लो। हाँ जी, तो जो मैंने अभी बताया था वो आपने उतार लिया होगा, ठीक है। ये आ चुका है। उसके बाद अगला पॉइंट तो मैं वो लिखवाने वाला हूं। सुनो जी, तो अब हम अगला पॉइंट करने वाले हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें मैंने लिखा है यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, जिसमें कि पर यूनिट टैक्स। पर यूनिट टैक्स का मतलब होता है सर, आप दुकान से ना एक बिस्किट का पैकेट लेते हो सर, ठीक है। आपने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा जो कि है 10 रुपए का, आपने उसको गवर्नमेंट को उसके बदले वहां पे 1 रुपए 2 रुपए उसमें से 1-2 रुपए टैक्स भी दिया होगा। गवर्नमेंट ने उस बिस्किट के पैकेट पे आपसे टैक्स चार्ज किया होगा ना। अब यहाँ पे देखो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन 2 पॉइंट मैंने लिखे हैं। शॉर्ट रन मतलब होता है जहां इंडिविजुअल फर्म काम करती है छोटे लेवल पे, उस जगह डायग्राम आपको ये वाला बनाना है, ए पॉइंट, ठीक है। इसकी आवाज कम करना। और दूसरा पॉइंट है सर जहां पर हम एक बड़े लेवल पे मतलब कि इंडस्ट्रियल लेवल पे काम करते हैं, कुछ उसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है। दोनों डायग्राम समझ आ गए? डायग्राम अभी नहीं आए होंगे, मैं बताता हूँ। देखो भाई, जहां हम बात करेंगे टैक्स पे करने की पर यूनिट के हिसाब से, हम अगर बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट रन की, शॉर्ट रन में डायग्राम ऐसा बनता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने डिमांड सप्लाई और इक्विलिब्रियम पॉइंट पढ़ा होगा ना, तो ये लाइन जब आगे निकल जाती है ना ऐसे करके, ये डिमांड है,
ठीक है। और ये वाली है हमारी सप्लाई, सर ये वाली हमारी सप्लाई और ये वाली है हमारी डिमांड। ये मैंने डिमांड की लाइन बना दी और याद है मैंने बताया था ये हमारा पहले था इक्विलिब्रियम पॉइंट जिसको E0 लिखा है और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है। जो पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था यहां से लेकर यहां तक ये प्राइस, मतलब ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को हम बोलते थे कंज्यूमर सरप्लस। इसको क्या बोलते थे? कंज्यूमर सरप्लस। और नीचे वाला ट्रायंगल इसी जगह से सप्लाई जहां तक टच हो रही है यहां तक, ये होता था प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। जब भी आपका पर यूनिट टैक्स बढ़ाया जाएगा तो कंज्यूमर का बर्डन उसके ऊपर शिफ्ट होएगा, मतलब प्रोड्यूसर का बर्डन भी कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखो क्या हुआ, डिमांड यही है, सप्लाई 0 से S1 आ गई तो डिमांड कर्व शिफ्ट होके, सॉरी सप्लाई कर्व शिफ्ट होके अपवर्ड चला गया। पर यूनिट टैक्स में सप्लाई कर्व ऊपर चला गया एक पल, ठीक है। और जब ये ऊपर गया तो इसके अंदर हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सेम नहीं होता, चेंज होता है। एवरेज कॉस्ट चेंज होता है, आउटपुट चेंज होता है। दिखाता हूं कैसे, देखो जब आपका ये S1 यहां पे बनेगा इस जगह, तो आपका जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां आएगा? यहां पे, है ना। ये आ गया नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अब आपका जो कंज्यूमर सरप्लस हो रहा था भाई, पहले कंज्यूमर सरप्लस हो रहा था यहां तक, इक्विलिब्रियम लेवल 0 तक हो रहा था। अब ये ऊपर आ गया तो शिफ्ट हो गया, छोटा नहीं हो गया, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल हो गया सिर्फ इतना। तो पहले बड़ा ट्रायंगल था, छोटा हो गया। अब ये इतना पोर्शन क्यों नहीं है, ये कहां गया? सर ये पोर्शन वो पोर्शन है जो गवर्नमेंट एज अ टैक्स के रूप में आपसे ले लेती है, ठीक है। तो आपका पोर्शन कम हो गया तो एक तरह से बर्डन आ गया आपके ऊपर। सेम आते हैं प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर का जो पहले ट्रायंगल ये वाला था, अब जब ये S1 नया आया तो इसकी वजह से अब सिर्फ इतना सा रह गया, या तो इतना अगर वो S1 के अकॉर्डिंग देखेगा, अगर वो S0 के अकॉर्डिंग देखेगा तो ये वाला ट्रायंगल है। ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये गवर्नमेंट ने ले लिया टैक्स, ये वाला प्रोड्यूसर टैक्स हो गया और ये वाला कंज्यूमर टैक्स हो गया, ठीक है। ये हो गया इसका डिमांड का शॉर्ट टर्म का, समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो आपका P1 है, देखो P1 पहले P था तो आपकी क्वांटिटी इतनी थी, आप इतनी क्वांटिटी कर रहे थे। जब आपका टैक्स बढ़ गया, यहाँ पे प्राइस बढ़ गई चीज के, तो आपकी क्वांटिटी कम हो गई, है ना। क्वांटिटी खींच सकते Q1 पे आ गई ना। तो भाई यहाँ पर क्वांटिटी कम हो गई टैक्स लगने की वजह से, पर यूनिट शॉर्ट टर्म टैक्स, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट में चेंज आया, क्वांटिटी चेंज हो गई, क्वांटिटी कम हो गई, पहले जो क्वांटिटी थी वो यहाँ पे आ गई क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा आ जाता है लॉन्ग टर्म। भाई लॉन्ग टर्म का डायग्राम कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे आप समझोगे। देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया था, यहाँ पे जो मेरा सप्लाई कर्व था वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया था, है ना। यहाँ पे मेरा डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की साइड को, इसको ऐसे कर दो अपवर्ड। और ये जो डिमांड कर्व है लेफ्ट की साइड को शिफ्ट हुआ है मेरा। डिमांड पहले मेरी यहाँ थी D0, अब आ गई D1, डिमांड कम हो गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, पहले आपका जो क्वांटिटी था वो था P तक यहाँ पे, ठीक है। आप इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे, जब आपका डिमांड पुराना वाला था तो यहाँ तक आपकी क्वांटिटी बढ़ी हुई थी। जैसे ही नया डिमांड कर्व आया तो आपका एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, सर ये वाला P2। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है इस जगह पे। अब आपकी नई क्वांटिटी यहाँ पे आ गई है, कम हो गई ना। तो यहाँ पर टैक्सेस लगने की वजह से अपने कंज्यूमर ने खाना बंद कर दिया, कम कर दिया, बंद नहीं करेगा, कम कर दिया। और ये जो पॉइंट है सर, ये कौन सा, ये वाला पॉइंट जो पोर्शन है, ये वाला, ये वो पोर्शन है जो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर टैक्स के तौर पे देता है गवर्नमेंट को। तो ये वो टैक्स है एक तरह से, ठीक है। और जो ये लाइन है सप्लाई की पूरी ऐसे काट के चली जाएगी और ये जो पोर्शन बचेगा ये बचेगा प्रोड्यूसर सरप्लस, और जो कंज्यूमर वाली है डिमांड वाली भाई वो काट के चली गई। तो छोटा सा यहाँ पे जो पॉइंट है ये कंज्यूमर सरप्लस, जबकि पहले कंज्यूमर सरप्लस थोड़ा सा बड़ा था क्योंकि वो यहाँ से लेके इस ट्रायंगल तक हो रहा था, ठीक, समझ आ गया। तो यह शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का आपका कर्व जो कि आपका पर यूनिट टैक्स के हिसाब से आपको दिखाता है। दूसरा आ जाता है लमसम टैक्स। क्या होता है लमसम टैक्स में? एमसी हमेशा सेम रहता है, जो चीजें यहाँ मैंने चेंज लिखा है ना, ये सारी चीजें सेम हो जाती है, ये। तो इसका कोई भी डिमांड कर्व आप सिंपल सा ही बना सकते हो, कोई ज्यादा चेंज नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका आउटपुट सेम रहता है, एसी सेम रहता है, एमसी सेम रहता है। तो लमसम टैक्स एक तरह का फिक्स्ड टैक्स है जो किसी भी कंज्यूमर को या किसी भी प्रोड्यूसर को पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को।
लास्ट आ जाता है टैक्स ऑन प्रॉफिट। ये वो टैक्स है जहां आपका प्रॉफिट होता है, जहां कंज्यूमर सरप्लस में होगा या प्रोड्यूसर सरप्लस में होगा, तो उस पोर्शन में जाके उसको टैक्स पे करना है। अदरवाइज इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और ये आपको शो भी नहीं करना होता, कहीं नहीं दिखाना होता। ठीक है, तो ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पर यूनिट टैक्स आपका पूरा कंप्लीट हो गया चैप्टर। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 6 हो जाता है पूरा का पूरा खत्म। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्दी आने वाली है और जो भी पहले के चैप्टर है भाई उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उसको वॉच कर सकते हो। अगर किसी को नोट्स बाय करने हैं तो ये मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, साफ साफ वहां से मिल जाएगा। तो नंबर पे जाके मैसेज करना व्हाट्सएप पे कि इस तरह में नोट्स की पीडीएफ बाय करनी है। जिनको भी परचेज करना है 100-150 रुपए मिनिमम प्राइस है, आप बाय कर सकते हो। ठीक है, सारे चैप्टर के नोट्स होंगे, सारी चीज उसमें एक्सप्लेनेशन कर रखी है। बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स परचेज कर लेते हो तो। अब अगर आपको उतारना है, आपको लगता है मैं वीडियो से कर लूंगा, तो भाई उतार लो, मैं हट जाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।